वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता। थ्योरी तो सारी पता है, ठीक है, थ्योरी सारी पता है, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। इससे तुम अपने टाइम का जो है वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओ। तो अब आता है मेन चीज, जो कि है तुम्हारा मॉक इंटरव्यू। सो ठीक है भाई, अब इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीज़न आ रहे हैं और मेरे को भी थोड़ा अपना टाइम याद आया कि कैसे जब मेरा इंटर्नशिप सीज़न था मेरी बहुत फटी थी, ठीक है। तो मैं अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसे जो ये टाइम है 6 महीने 7 महीने है, इसके अंदर कैसे तुम एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। ऐसी तैयारी हो जाए तुम्हारी कि तुम कंपनी का टेस्ट निकाल सको, इंटरव्यू निकाल सको, इतनी तैयारी। तो बेसिकली उसके लिए मैंने 3 तरीके के बच्चों को डिवीज़न किया है, ठीक है। सो जो भी भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको अपन ने 3 कैटेगरी में डिवीज़न किया है। फर्स्ट कैटेगरी अपनी है वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। सो नो कोडिंग। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं मेरे जैसे यार जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट ना करी हो फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इसके अंदर मैं वैसे बच्चों को ले रहा हूँ जिनको अभी तक ढंग से पैटर्न, ठीक है, लूप, रिकर्जन, ये सब चीज़ें क्या होती है पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाले जो अपने बच्चे होंगे वो होंगे भाई जो एवरेज बच्चे हैं, जिन्हें यार थ्योरी तो सारी पता है, ठीक है, थ्योरी सारी पता है, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। सो थ्योरी डन, क्वेश्चंस नॉट डन। और भाई तीसरे जो अपने बच्चे होंगे वो होंगे भाई क्या बोलते हैं इसको, एक्सपर्ट, जिनकी थ्योरी डन, क्वेश्चंस डन, बट दे नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज नॉट डन, ठीक है। सो चलो यार अब इन सब के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। उससे पहले जो ट्रेडिशनल अपनी यूट्यूब की लाइन है उसको बोलते हैं। सो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ सौरभ भारद्वाज। करंटली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर दो, माता रानी की कसम है तुम्हें, ठीक है। और वीडियो के एंड के अंदर 1 या 1.5 मिनट का जो है तुम्हारे लिए माइक्रोसॉफ्ट नोएडा कैंपस का एक मिनी व्लॉग भी है। सो स्टे ट्यून्ड। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ बच्चों के बारे में जिनको कोडिंग जो है वो इतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एंड भाई हाँ, जो बाकी बच्चे हैं वो वीडियो को स्किप ना करें, टाइम से देख के अपने अपने सेक्शन के हिसाब से चले जाएं। सो देखो यार, जिनने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है उनके लिए आई विल सजेस्ट, क्योंकि अब हमारे पास 6-7 मंथ्स है और इसको हमें यूटिलाइज अच्छे से करना है, DSA भी करना है, प्रोजेक्ट्स भी करने हैं और फिर हमें कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी देने हैं। सो आई विल सजेस्ट कि बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो थ्योरी को पढ़ना चालू करते हैं, यूट्यूब से चालू करेंगे, वो सब चीज़ों की थ्योरी की वीडियो देखेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा एक बार ना तुम गीक फॉर गीक्स के आर्टिकल पढ़ के देखो, ठीक है। शुरुआत तुम वहाँ से करो और जब तुम वो आर्टिकल पूरा पढ़ लो उसके बाद में तुम क्वेश्चन करना चालू करो। और एक और अच्छा तरीका है इस चीज़ का कि तुम कोई भी अगर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो उस टॉपिक की सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो या मैक्सिमम 2 से ज़्यादा उसकी कोई वीडियो मत देखो। फिर सीधा जो भी चीज़ सीक्वेंस में आ रही है उसको वीडियो की जगह गीक फॉर गीक पर जाके उसका आर्टिकल पढ़ो। एक अपन एग्जांपल लें अगर, तो जैसे कि तुम ट्रीज़ पढ़ रहे हो तो तुम बस ये देख लो कि व्हाट इज़ ट्री, इसके तुम वीडियो देख लो, ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, बस इतना देख लो वीडियो से। बाकी अब जितने भी तुम्हारे ट्रैवर्सल हैं, BFS, DFS, तुम्हारा मॉरिस ट्रैवर्सल, जो भी ट्रैवर्सल है ना उसके लिए जाओ गीक फॉर गीक पर आर्टिकल पढ़ो। इससे तुम अपने टाइम का जो है वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे। और साथ में जो तुम्हारे इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है भाई, वो क्वेश्चन जो है टेक्निकल टर्म्स में आंसर चाहता है, तो वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो तुम्हें कहाँ से पता चलेंगी, वो तुम्हें पता चलेंगी गीक फॉर गीक के आर्टिकल से, ठीक है। सो अब यहाँ से तुम्हें थ्योरी करनी है। अब क्वेश्चंस के लिए, तो क्वेश्चंस के अंदर जिन बच्चों ने आज तक बिल्कुल कोडिंग नहीं करी है, जिन्होंने लूप्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जाएँ हैकर रैंक पे जाएँ और वहाँ पे बेसिक मॉड्यूल होता है उस चीज़ को पूरा करें, लेकिन बस मॉड्यूल बेसिक वाला पूरा करें। उसके बाद में क्वेश्चंस के लिए आप किसी भी एक यूट्यूबर की शीट उठा लीजिए। देयर आर मैनी यूट्यूबर्स, ठीक है, और लाइक मेरे हिसाब से अराउंड आपको 15-20 शीट मिल जाएंगी। किसी भी एक बंदे की शीट उठाओ, वहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को करना चालू करो। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई एडवांस शीट उठाएं, आप कोई भी एक प्रैक्टिकल 300-400 क्वेश्चन की शीट उठाएं और वहाँ से उन क्वेश्चंस को, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को करना चालू करें। तो अब जिस बच्चे ने बिल्कुल कोडिंग नहीं करी उसका एक टेम्परामेंट बिल्डअप हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उसके पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में अब हो सकता है कि वो एडवांस की तरफ जाना चाहे,
लेकिन यार मेरे दोस्त अब आप ऑलरेडी डिले हो, आपकी इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप इंटरव्यू 6 महीने बाद में है। तो बस इन बेसिक क्वेश्चंस को करें और इसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि हाँ अब मेरे को ये चीज़ करनी है। इसके बाद में जो आपका टाइम है अब आपको यूटिलाइज करना है थोड़े बहुत कॉन्टेस्ट देने के ऊपर। आप अपना जो कॉन्टेस्ट देना है वो स्टार्ट कर सकते हैं हैकर रैंक से और आप जा सकते हैं लीड कोड के ऊपर। ठीक है, कॉन्टेस्ट से अब आपकी जो है प्रैक्टिस होगी रियल टाइम में सोचने की, और वो जो होता है बेसिक में बहुत ज़रूरी होता है कि उनको रियल टाइम में सोचना आए। इसके बाद में अब जो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोजेक्ट्स। तो यार प्रोजेक्ट के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाएं। बेसिक प्रोजेक्ट से मेरा मतलब क्या है, हम सबके कॉलेज के अंदर कोई ना कोई सोसाइटी होती है, उन सोसाइटीज़ के पास में हो सकता है उनकी कोई वेबसाइट ना हो, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप उनके लिए कोई फ्रंट एंड वेबसाइट बना सकते हो। एंड बिलीव मी गाइज, ये 2-3 प्रोजेक्ट जो तुम बनाओगे इसका इम्पैक्ट जो होगा वो तुम्हारे इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि तुमने कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ठीक है, सो तुम्हें क्या करना है, 2 या 3 फ्रंट एंड वेबसाइट बनानी है और फ्रंट एंड के ऊपर 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सो आई एम कंसिडरिंग कि जो तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तुम 4 महीने में पूरे कर पाओगे, और जो तुम्हारा टेस्ट वगैरह है प्लस ये जो फ्रंट एंड है ये तुम 2 महीने में कवर कर लोगे। सो इससे यू विल बी एक आइडल, जहाँ पे तुम कुछ नहीं आता था वहाँ से तुम एक आइडल चीज़ के ऊपर आ जाओ। अब आ चुके हैं काफ़ी स्पेशल स्टूडेंट्स, एवरेज बच्चे। ये वो बच्चे होते हैं जो थोड़ा खेले कूदे हुए हैं और थोड़ी इनने पढ़ाई भी करी है। अब इनके बारे में बात करते हैं। सो इनको थ्योरी सारी आती है, दे नो कि हाँ भाई ट्रीज़ ये होता है, ग्राफ ये होता है, डीपी ये होता है। ठीक है, उन्हें स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स के बारे में भी पता होता है, लेकिन जब भी वो एक नया क्वेश्चन देखते हैं वो उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं या वो उस क्वेश्चन को करने से डरते हैं। सो मेरे हिसाब से ना ये वाला जो पैरामीटर होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है इसके अंदर कि मतलब जितना मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो नया क्वेश्चन आते डरते हैं और वो सोचते हैं ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, और वो सीधा उसका हिंट खोल के देखने लग जाते हैं, या उनकी कोशिश ही रहती है कोई हिंट दे दे या कुछ बता दे कहीं से। तो देखो, अब इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम ना शुरुआत से ही अपना जो फोकस है वो फोकस रखो लीड कोड कॉम्पिटिशन्स के अंदर। ठीक है, क्यों लीड कोड कॉम्पिटिशन के अंदर तुम्हें फोकस रखना चाहिए? क्योंकि उस टेस्ट के अंदर ना तुम्हारे पास में कोई हिंट नहीं होगा। ठीक है, तो वो तुम्हें मजबूर करेगा कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन खुद करना है, और दैट्स एट द एंड दैट्स व्हाट यू नीड, राइट। सो जहाँ पे हमने बेसिक वाले बच्चों को बोला था कि वो भाई आर्टिकल पढ़ें, वो क्वेश्चंस को लीड कोड के वहाँ से प्रैक्टिस करें, आई विल सजेस्ट कि जो बच्चे एवरेज हैं वो लीड कोड के कॉन्टेस्ट एटलीस्ट एक बार तो दें हफ्ते के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में अगर तुम कॉन्टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद में भी उसको ट्राई करें, एक दिन पूरा दें उस क्वेश्चन को, और उसके बाद में जाके उसकी हिंट देखें, सॉल्यूशन उसका हिंट देखें, उसके बाद उसको फिर से ट्राई करें। ठीक है, सो इससे जो तुम्हारा टेम्परामेंट है वो बिल्डअप होगा। सेकेंड चीज़ जो मुझे लगती है जो ये बच्चे गड़बड़ करते हैं, और ये गड़बड़ मैंने मतलब लिटरली 99% स्टूडेंट्स के साथ में देखी है, ये गलती मैंने भी करी है, सो मेरे एक्सपीरियंस से सीखें और इस गलती को ना करें। वो ये है कि क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ हमसे क्वेश्चन नहीं होता है तो हमें लगता है कि हमें वो टॉपिक ही नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करने लग जाते हैं। और रिवीजन कैसे करते हैं यार, अपन जाते हैं सीधा उसकी वीडियोस देखने लग जाते हैं। अब हो सकता है आपने कोर्स ले रखा हो किसी उसका, तो आप उस कोर्स की वीडियो देखने लग जाएंगे पूरी दोबारा। सो अब आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, आपने उसकी सारी वीडियो देखी, आपने इस पर 2 घंटा 1.5 घंटा खराब कर दिया, या आप यूट्यूब पे गए, आपने वहाँ पे भी उसकी वीडियो देखी और आपने फिर से अपना 1-1.5 घंटा खराब कर दिया। इंस्टेड रिवीजन करने के लिए बेस्ट वे ये होता है कि ठीक है, जो भी आपको, जैसे कि लेट सपोज मुझे ट्रीज़ को रिवाइज करना है, सो मैं ट्रीज़ की वीडियो नहीं देखूंगा, मैं ट्रीज़ की थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा सीधा लीड कोड पे और कोई भी ट्रीज़ का क्वेश्चन टैग लगा के ट्रीज़ का क्वेश्चन खोलूंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन खोला, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा, मेरे माइंड में स्ट्राइक करने लग जाएगी चीज़ कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे होती थी। हो सकता है कि मैं उसको पूरा याद ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी रिटेंशन जो होगी अगर मैं इसके बाद उस टॉपिक को पढ़ूंगा तो वो ज़्यादा होगी और मेरा जो टाइम है वो बेटर यूटिलाइज होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जो है फालतू में BFS DFS में ट्रीज़ कैसे बनता है, ट्रीज़ की क्या चीज़ होती है उसको नहीं पढ़ूंगा। और ये गड़बड़ करते हैं मोस्टली सेकेंड ईयर के जो बच्चे होते हैं, वो इसी गलती को दोहराते हैं, वो पूरा टॉपिक ही दोबारा पढ़ने लग जाते हैं। सो भाई भूल के भी पूरा टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट सजेशन जो तुम्हारे लिए रहेगा कि जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो लीड कोड के अंदर, सो तुम्हें टारगेट करना है कि मीडियम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। ठीक है, एंड हार्ड क्वेश्चन के अंदर तुम हायर एक्सेप्टेंसी वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, सो भाई अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या करना है। अब क्योंकि यार ये जो बच्चे थे इनको थ्योरी पहले से आती थी, तो आई एम सेइंग कि ये जो है 4 महीने में DSA करने की जगह
ये यहाँ पे 2.5 महीने 3 महीने के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हैं, कंसिडरिंग कि ये जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को दोबारा नहीं करेंगे। व्हाट आई मीन बाय स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कि ये जो 2 सम वाला क्वेश्चन है उसको दोबारा करने के लिए 4 घंटे 5 घंटे उसमें नहीं लगाएंगे, ये BFS DFS को नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो बच्चे हैं ये फ़ोन सम प्रॉब्लम इन सब क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, क्योंकि ये एवरेज से मेरा मतलब ये था कि उनको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एटलीस्ट पता है। तो कंसिडरिंग कि अब इन्होंने कुछ अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस 2.5 महीने में कर लिए हैं, अब इनके पास में अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर तुमने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करी है तो फ्रंट एंड 1 महीने में तुम कर सकते हो। फ्रंट एंड का जो रोड मैप है वो सिंपल सा तुम्हें इतना रखना है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट इतनी जो है तुम्हें 1 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि जाके बस लिखो फ्रंट एंड इन 1 वीडियो या फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन 1 वीडियो। 2.5 घंटे 3 घंटे की एक वीडियो मिल जाएगी किसी की भी, कोड विद हैरी की तुम स्टार्ट कर सकते हो। सीधा जाओ वहाँ पे उसकी एक वीडियो देख डालो, फ्रंट एंड तुम्हारा डन हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट एंड के बाद में जो बेसिक वाली वेबसाइट हमने बेसिक वाले बच्चों को बताई थी, तुम भी वो एक प्रोजेक्ट अपने अंदर रख सकते हो। बट अब क्योंकि तुम्हारे पास में एडिशनल टाइम है तो तुम क्या करोगे, तुम अब उसके अंदर कुछ बैकएंड लगाओगे। बैकएंड के लिए देयर कैन बी वेरियस चीज़ें जो तुम कर सकते हो, और अब जो है यहाँ पे तुम्हारी क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है, कि तुम खुद से क्या सोच पा रहे हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे कॉलेज के अंदर जो है वो पार्किंग का काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अल्थो मतलब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े कैंपस होते हैं, बट लेट्स सपोज तुम्हारे कॉलेज के अंदर पार्किंग की दिक्कत हो रही है। सो मैंने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने बोला मेरे कॉलेज के अंदर जो है वो 5 से 6 गेट है, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारा जो स्टूडेंट है, टीचर है, फैकल्टी, वो जैसे ही उस गेट से एंटर करते हैं, हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा, हमारा सिस्टम उनको एक टिकट जनरेट करके देगा। वो टिकट के अंदर क्या लिखा होगा, उस टिकट के अंदर लिखा होगा कि आपके लिए नियरेस्ट अवेलेबल लोकेशन कौन सी फ्री है, आप जाइए उस लोकेशन पे अपनी कार को लगा दीजिए। सो अब इससे क्या हुआ, इससे जो भी बंदा आ रहा है उसको एक ईज़ ऑफ एक्सेस हो गया कि हाँ मैं जाना है सीधा उस जगह पर जाके पार्क करनी है। मेरे को ये नहीं देखना है कि भाई मैं 10 जगह पे घूम रहा हूँ और फिर देख रहा हूँ, उसको हमने नियरेस्ट अवेलेबल लोकेशन करवाई। अब ये तुम कैसे कर सकते हो भाई, तुम सबने दिक्स्त्रा और प्रिम्स क्रूस्कल एल्गोरिथम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं, और जितने भी तुम्हारे गेट हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे तुम्हारी एज नोड्स। वहाँ से बंदा एंटर कर रहा है और तुम्हें A नोड से लेके B नोड पे जाना है, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस लगा सकते हो। सो सिंपल एक DSA की प्रॉब्लम हो गई। और अच्छा अगर इस प्रोजेक्ट को करना है, तुम्हें अपनी स्किल्स को दिखाना है इंटरव्यूअर को, तो इसको इंटीग्रेट कर दो DBMS से। यानी कि DBMS से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो भाई, कि डाटा जो है वो सेव रह रहा है, प्रोग्राम क्लोज होने के बाद में डाटा जो है वो कहीं जा नहीं रहा है। हाउ टू रिप्रेजेंट योर कॉलेज इन क्या बोलते हैं DSA बाई 2D एरे। सपोज करो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं कॉलेज है वो एक स्क्वायर है, सो जितने भी प्लेसेस अवेलेबल उसको 1 से कर दिया 2D एरे में, और जितनी जगह पे कार पार्क हो चुकी है उसको क्या कर दिया 0 से कर दिया। सो एक छोटा सा आइडिया दिया है मैंने, ठीक है। सो एवरेज बच्चे जो हैं वो इस तरीके से रिवीजन करके अपनी स्किल्स को और बिल्डअप कर सकते हैं। लास्ट चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, रिवीजन करते टाइम ना भूल के भी थ्योरी जो है उस पर ज़्यादा टाइम मत दे देना। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल टू यू गाइज। अब अपन आ चुके हैं अपने प्रोफेशनल एक्सपर्ट बंदों की तरह, ठीक है। तो हाँ भाई, इसलिए मैंने ना ये खोल लिया थोड़ा, ठीक है। हाँ भाई कि एप्पल दिखे तो लगे हम भी थोड़े एक्सपर्ट है, प्रो है, ठीक है। सो चलो यार, अब तुम्हारे बारे में बात कर लेते हैं। सो मैं ये मानता हूँ कि तुमने अच्छी खासा रगड़ रखा है, फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर तुमने बहुत सारी मेहनत करी है। सो तुमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, तुमने अच्छे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, लेकिन जब भी तुम एक नया क्वेश्चन देखते हो तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है, ठीक है। तुमने सारी शीट लगा रखी है, तुम्हारे लीड कोड पे 600 क्वेश्चन हो रखे हैं, लेकिन फिर भी तुम क्वेश्चन को जब नया देखते हो तो तुमसे हो नहीं पाता है। सो यार, तुम लोगों के लिए मेरा जो सजेशन रहेगा वो सजेशन ये रहेगा कि तुम कॉन्टेस्ट ज़्यादा दो। अब कॉन्टेस्ट कौन से ज़्यादा दो, कॉन्टेस्ट वो ज़्यादा दो जिसके अंदर टाइमिंग का जो कंसेंट है ना वो थोड़ा बढ़ते जाए। सो तुम जो है लीड कोड के कॉन्टेस्ट तो डेफिनेटली दो, लीड कोड के कॉन्टेस्ट सबको देने चाहिए। उसके अलावा तुम कोड फोर्सेस को चालू करो। क्यों? क्योंकि कोड फोर्स के जो पहले 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं ना वो थोड़े ईजी रहते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी और तुम्हें एक मोरल बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जब भी हम नया क्वेश्चन देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं पहले, उसके कारण से हमारी दिक्कत होती है। लेकिन अगर तुम कोड फोर्सेस स्टार्ट करोगे तो शुरुआत के 5-6 कॉन्टेस्ट में हो सकता है तुम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो, लेकिन उसके बाद में तुम्हारा जो माइंड है वो उस टाइम के हिसाब से ढल जाएगा कि हाँ मुझे इस टाइम कंस्टेंट में करना है और मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने पिछले कॉन्टेस्ट के जब सॉल्यूशन देखे तो तुम्हें समझ में आया कि हाँ यार ये मुश्किल तो नहीं था, मैं सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे माइंड ने तुम्हें सोचने नहीं दिया। तो आफ्टर 5, 6, 10 कॉन्टेस्ट के बाद में
तुम्हारा माइंड जो है सोचने लग जाएगा सॉल्यूशंस को। तो यहाँ से तुम्हारा टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लीड कोड कॉन्टेस्ट जो है वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि तुम एडवांस डाटा स्ट्रक्चर भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी जैसे टावर रिसर्च, स्प्रिंकलर, तुम्हारी डायरेक्ट टाइप, मीडिया.नेट, इनके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे सेगमेंट ट्रीज आ गया, तुम्हारा फैनविक ट्री आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। तो ये एडवांस डाटा स्ट्रक्चर भी तुम पढ़ सकते हो कि तुमने पहले सब कुछ वो कर लिया है, ठीक है। बट मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा तुम्हारे लिए वो ये रहेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट दो, कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशंस पढ़ो, बस दैट्स इट, ठीक है। यू आर ऑल सेट विद द डाटा स्ट्रक्चर्स पार्ट। अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो यार तुम्हें तो जो है ना डेफिनेटली एक बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि तुम अपने इंटरव्यू के अंदर डीएसए से तो नहीं रहने वाले हो, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें सब आता है, ठीक है। सो तुम्हारा डीएसए में तो तुम इंटरव्यू की फाड़ दोगे। लेकिन 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 एक चीज़ जो होती है, जो जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होता है ना, उसके बेसिक्स जो होते हैं वो उतने हिले हुए होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखी है, मेरे दोस्त थे यार 1800-1900 रेटिंग पहुंच चुके कोड फोर्सेस के अंदर, लेकिन उनसे बेसिक सा सवाल अगर हम पूछ लें, ठीक है, तो वो उसमें अटक जाते थे। जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी टास्किंग में फ़र्क क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। सो अब तुम जो है कोर सब्जेक्ट पे भी फोकस करो, ठीक है। और एक बेसिक सा क्वेश्चन मतलब मुझे याद है, ओरेकल में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जब एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन अमेज़ॉन में पूछा गया था कि जब एक C++ का प्रोग्राम जो है जब तुम लिखते हो और उसका आउटपुट मिलता है, उसके बीच में क्या होता है, ठीक है। ये अमेज़ॉन में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और यहाँ पे मेरे को याद है, मेरा एक दोस्त था कम्पिटिटिव प्रोग्रामर, 1900 रेटिंग थी उसकी, वो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया था ढंग से कि क्या होता है। उसने बोला कंपाइलिंग इंटरप्रेशन, लेकिन नहीं, टेक्निकल टर्म्स के अंदर क्या होता है वो आंसर इस चीज़ को नहीं दे पाया। सो तुम्हें जो है इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी करना है, और साथ में इंटरव्यू एक्सपीरियंस हर चीज़ कंपनी के पढ़ने हैं, ठीक है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए, तुम कोर सब्जेक्ट्स को जो है वो पूरा का पूरा निपटा दो। अब प्रोजेक्ट पे आते हैं, तो प्रोजेक्ट में जो है तुम फोकस करो, एक तो जो डीएसए वाला जो हमने क्या बोलते हैं हमारे एवरेज बच्चों के लिए बताया कि डीएसए बेस्ड सॉल्यूशन देखो, तुम उसके अंदर एडवांस डाटा स्ट्रक्चर लगाओ यार कुछ, ठीक है। 4-5 एल्गोरिथम, 6-7 एल्गोरिथम को बना के कोई सॉल्यूशन बिल्डअप करो, ठीक है। तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए वो इतना अच्छा यूआई पे नहीं होना चाहिए, जितना तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मैंने एल्गोरिथम क्या लिखी है। क्योंकि जब तुम इंटरव्यूअर को एल्गोरिथम समझाओगे, जब उसको भाई मज़ा आना चाहिए, वो बोल दे कि हाँ भाई ये बच्चा है, इसको तो मैं कंपनी के अंदर पक्का लेके आऊँगा, ठीक है। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। लास्ट चीज़, बैकएंड के अंदर क्या बोलते हैं फोकस ये करो कि तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में पता हो। जो तुमने अपने रेज्यूमे के अंदर लिख रखा है ना, जैसे कि तुमने लिख रखा है रिएक्ट, एक्सप्रेस, तो कोई तुमसे पूछ ले कि रिएक्ट क्या होती तुम बता पाओ, कोई तुमसे पूछ ले कि एक्सप्रेस क्या होता तुम बता पाओ। मोस्टली बच्चे रिएक्ट अपने रेज्यूमे में लिख लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। अब ये वीडियो रोक के मुझे बता देना कमेंट के अंदर कि तुम में से कितने बच्चों को पता था कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है। और एक्सप्रेस क्या है, ठीक है, क्या वो कोई टेम्पलेट इंजन है, क्या वो क्या बोलते हैं एक लाइब्रेरी है, और क्या है वो, ठीक है। एक बार कमेंट में लिख देना ये चीज़, ठीक है। और भाई बैकएंड के अंदर तुमने सारी चीज़ कर ली, तुम्हें रेज्यूमे के अंदर तुमने एक एक चीज़ जो लिख रखी है वो सारी चीज़ पता है। तो अब आता है मेन चीज़ जो कि है तुम्हारे मॉक इंटरव्यूज़। अपने किसी दोस्त को पकड़ो, बोले भाई मॉक इंटरव्यू ले, जो तेरे मन में आ रही है ना, जितना तेरे को आता है कुछ भी पूछ ले मेरे से, तेरा भाई सब चीज़ों का आंसर बताएगा, ठीक है। तेरा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर जो है ना वो सारे आंसर करेगा, ठीक है। ये एटीट्यूड से फाड़ डालो सामने की, ठीक है। जितने मॉक इंटरव्यू दोगे ना उतना डर खुलता जाएगा। तो एक्सपर्ट जो बच्चे हो भाई हमारे, वो सीधा फोकस करो किस चीज़ पे, मॉक इंटरव्यूज़ पे फोकस करो, और पहले दिन कंपनी आए उसको फाड़ दो, ठीक है। सो चलो भाई, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इंस्पिरेशन दे देता हूँ, ठीक है। इंस्पिरेशन कहना है, मोटिवेशन कहना है, जो कहना है वो कर लो, ठीक है। कि अगर तुमने कंपनी फोड़ी तो तुम कैसे इन्वायरमेंट में काम करोगे, कैसी एक एमएनसी होती है, ऐसी एक एमएनसी के अंदर मैं हूँ जो है माइक्रोसॉफ्ट का नोएडा कैंपस। सो उसकी 40 मिनट 1 मिनट की झलक देखो, और देखो कि अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो यहाँ पे तुम काम करोगे। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो कर देना, ठीक है। और अगर हैदराबाद कैंपस का मिनी व्लॉग देखना है तो वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं, बाय।